नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मोदी सरकार जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वह किसी से छिपा नहीं है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें 3 महीने से अधिक बेकसूर होने के बावजूद हिरासत में, जेल में रखा गया। और परसों जब अदालत ने फैसला दिया संजय राउत के हक में, उन्हें रिहा करने की बात कही, तब अदालत ने ईडी को फटकार लगाई। और वह फटकार ईडी को तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार को भी फटकार पड़ी है। अब तक 100 से ज्यादा नेताओं को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उन पे मुकदमे चलाया है। और बहुत से ऐसे नेता हैं बेकसूर विपक्ष के, जो कि जेलों में बंद हैं, अभी उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 100 से अधिक विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से ईडी ने पूछताछ के लिए, कार्रवाई करने के लिए एक लंबी फेहरिस्त बना करके रखी है, और उसमें अधिकांश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो इससे क्या साबित होता है कि विपक्ष को समाप्त करने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि जितने भी सांसद, एमएलए या विपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। सत्ता पक्ष या एनडीए के किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न हो रही है, न होगी। कांग्रेस के समय में एक बार कोर्ट ने सीबीआई को पालतू तोता कहा था, लेकिन आज तो तोता से बढ़ करके एक पालतू जानवर और डकैतों का गिरोह इन एजेंसियों को कहा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी जितनी भी एजेंसियां हैं, ये सब मोदी सरकार की पालतू जानवर हैं। पालतू जानवर की तरह, पालतू जानवर में कुत्ते भी होते हैं, बिल्ली भी होती हैं, गाय, भैंस, बैल भी होते हैं, और यह डकैतों का गिरोह है। तो क्या कहा जाए इसे? विपक्ष के लिए भले ही पालतू जानवर हो, डकैतों का गिरोह हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। और इसी ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने ठान रखी है। अभी थोड़े समय पहले जेपी नड्डा जब बिहार जाते हैं, तो उन्होंने कहा बिहार में कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, मोदी की सरकार राज्यों में, केंद्र में, हर जगह थी और रहेगी वर्षों तक। इसी तरह से अमित शाह ने कहा था एक रैली में, जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक रैली में कहा था कि 30-40 साल तक अभी और मोदी जी राज करेंगे। विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद ही कांग्रेस मुक्त भारत
की आवाज़ उठने लगी थी और कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी और अभी भी कहते हैं। तो विपक्ष मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत क्या प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए सही होगा? क्या प्रजातंत्र के चारों स्तंभों के लिए सही होगा? क्या संविधान के लिए, इस देश के लिए, इस देश की बहुआयामी संस्कृति के लिए शुभ होगा, सही होगा? हम इसे आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोगों के बीच में इस पर बहस होनी चाहिए। और जिस तरह से मोदी सरकार लोकतंत्र को, संविधान को नज़रअंदाज कर रही है, या यूं कहें कि लोकतंत्र और संविधान को तहस नहस कर रही है, वह भी किसी से छुपा नहीं है। आए दिन इनके धर्म संसद होते हैं और उस धर्म संसद में हेट स्पीच होती है। हेट स्पीच में भड़काऊ भाषण, नरसंहार करने, मुसलमानों का कत्लेआम करने, मुसलमानों को बाहर विदेश भेज देने, CAA NRC लागू करके मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेज देने, मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देने की बात करते हैं। आज इस देश में जिस तरह नारा तो दिया जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन जुमलों को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन सबका विकास की जगह हिंदुओं का विकास, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं का प्रयास सिर्फ इसी पर निर्भर हुआ है। आज का शासन प्रशासन, हमें देखना होगा कि हमारा प्रजातंत्र कैसे बचेगा, हमारा संविधान कैसे बचेगा, और सबसे बड़ी बात तो हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा इन दक्षिणपंथी शक्तियों के सामने, इन सांप्रदायिक शक्तियों के सामने। इनके हाथ में, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा या छुरा चला जाता है तो वो अपनी भी नाक काट सकता है और दूसरों की भी नाक काट सकता है, जो आसपास में होगा सबकी नाक काट सकता है। उसी तरह से इनके हाथ में सत्ता का उस्तरा जिस तरह से पहुंच गया है, इन्हें संप्रभुता सौंप दी गई है, इन्हें संविधान ने अधिकार दे रखा है, तो उस अधिकार का दुरुपयोग ये जनता पर ही कर रहे हैं, न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि OBC SC ST पर उसका उपयोग कर रहे हैं, विपक्ष पर उपयोग कर रहे हैं। और विपक्ष को और मुसलमानों को समाप्त करने, इन्हें देश से निकाल बाहर कर देने या इनकी नागरिकता खत्म कर देने, विपक्ष को पंगु बना देने, विपक्ष को खत्म कर देने की जो कुटिल चाल चली जा रही है वह किसी से छुपा नहीं है। अब तक 100 से ज़्यादा नेता ED के हवाले हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस के शासनकाल में ED का दुरुपयोग नहीं हुआ, उस समय भी CBI, IT, इनकम टैक्स, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट का दुरुपयोग होता था, लेकिन उस समय दाल में नमक के बराबर होता था। आरोप तो लगते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब तो हद ही कर दी है। एक आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया है जिसमें दिखाया गया है कि मोदी राज में ED ने कितनी गिरफ्तारियां की हैं और कांग्रेस राज में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक 10 सालों में उन्होंने कितना ED का दुरुपयोग किया। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक यानी 10 सालों में 26 राजनेताओं को गिरफ्तार किया था। मोदी सरकार ने 2014 से लेकर के 2022 तक यानी 8 सालों में ही 121 नेताओं को गिरफ्तार किया है,
विपक्ष के नेताओं को, इसमें सत्ता पक्ष या एनडीए का कोई भी नेता नहीं। कांग्रेस शासन में 2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था ईडी ने। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 से 2022 तक 14 मुख्यमंत्रियों को या उप मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया है ईडी ने, और वे सभी के सभी विपक्ष के। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में 3 मंत्रियों को मनमोहन सरकार ने 2004 से 2014 के बीच गिरफ्तार किया था। ईडी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इनकी संख्या मोदी राज में 2014 से 2022 तक यानी 8 सालों में 19 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 3 एमपीज को, 3 सांसद को मनमोहन सिंह सरकार में 10 सालों में गिरफ्तार किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 24 सांसदों को 8 साल में गिरफ्तार किया है। मनमोहन सिंह के शासनकाल में किसी भी एमएलए को नहीं छुआ गया, किसी भी एमएलए को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन मोदी सरकार में 21 एमएलए को अब तक गिरफ्तार किया जा सका है 8 सालों में। एक्स एमएलए को, मतलब कि भूतपूर्व विधायक को मनमोहन सिंह सरकार में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और एक्स एमएलए 11 गिरफ्तार किए गए हैं मोदी राज में। इसी तरह से एक्स एमपी, भूतपूर्व सांसद 7 गिरफ्तार किए गए हैं मोदी राज में 8 साल में, और मनमोहन सिंह सरकार में एक भी एक्स एमपी को नहीं गिरफ्तार किया गया था। अब आप देख लीजिए पार्टीवार, मतलब विपक्ष के कितने नेताओं को किस पार्टी में जो थे उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई और उन्हें जेलों में ठूंसा गया। उनकी संख्या के बारे में जान लीजिए। इन 8 सालों में मोदी राज में 2014 से 2022 तक कांग्रेस के 24 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 19 नेताओं को, एनसीपी के 11 नेताओं को, शिवसेना के 8 नेताओं को, डीएमके के 6 नेताओं को, आरजेडी के 5 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि ईडी का दुरुपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि ईडी के स्टाफ की कमी पड़ गई तो उस स्टाफ को बढ़ा दिया गया। 50% से ज़्यादा स्टाफ, यानी ऊंचे पदों को छोड़ करके नीचे पद जो ईडी में होते हैं 50% की उसमें वृद्धि की गई है। 5 डायरेक्टर ईडी में हुआ करते थे, अब 9 डायरेक्टर हैं। इसी तरह से मनमोहन सिंह सरकार के समय में 18 संयुक्त डायरेक्टर हुआ करते थे, जॉइंट डायरेक्टर कहा जाता है इनको। अब उनकी संख्या 18 से बढ़ा करके 36 कर दी गई है। 2 गुने हो गए हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया गया था और उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका कोई हाथ ही नहीं था, रियल एस्टेट से संबंधित मामला था
जो कि इनके ऊपर नहीं बनता था, उसमें इन्हें फंसाया गया। अदालत ने जिस तरह से संजय राउत मामले में ईडी को फटकार लगाई है, वो उस फटकार की गूंज कहीं ना कहीं मोदी और शाह तक भी पहुंच चुकी है। और अब उम्मीद है कि जब भी ये ईडी का दुरुपयोग करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। अभी तक इन्होंने गंभीरतापूर्वक सोच समझ करके कोई ऐसा निर्णय नहीं किया है। तो जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2022 तक जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी आदि एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और कर रही है और करेगी, इसे आप क्या समझते हैं? इस हथियार से, इस ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए जो अभियान छेड़ा गया है, उसमें कई नेताओं को बौना भी बना दिया गया है। मायावती खुल करके बोल नहीं सकती सार्वजनिक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इन्हें भी ईडी, आईटी, सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और उन भारतीय जनता पार्टी की बंदर घुड़की के कारण ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती प्रचार नहीं कर पाई चुनाव में उत्तर प्रदेश के, और उनकी हालत इतनी पतली हो गई कि सिर्फ एक सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधायक जीत करके आया है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ और खास करके लालू यादव के खिलाफ जिस तरह से सारी एजेंसियों का उपयोग किया गया है, उसे हर कोई जानता है। चारा घोटाले मामले से में जरूर वे कसूरवार थे और वो सजा भी पूरी भुगत लिए थे। उसके बाद भी तमाम ऐसे अपराध जो कि अपराध थे नहीं, उन्हें अपराध बनाए गए और उन्हें रेल मंत्री होने की भी सजा दी गई। तो इस तरह से ममता दीदी को भी ईडी, सीबीआई, आईटी, उनके परिवार को, अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से ईडी ने परेशान किया है और परेशान कर रही है, और ममता सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, तरह तरह के केस चलाए जा रहे हैं। इससे ममता दीदी की बोलती भी बंद हो गई है इस बीच, ठीक वैसे जैसे मायावती की लंबे अरसे से बोलती बंद है। बंगाल चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से ममता दीदी ने बंगाल से बाहर निकल करके 2 महीने तक प्रधानमंत्री का विकल्प खोजने और खुद प्रधानमंत्री बनने का बीड़ा उठाया था, आज वे चुपचाप दुबक करके बैठ गई। इसकी वजह है सीबीआई, ईडी, आईटी। अगर वह विपक्ष को एकजुट करती हैं, अगर वह प्रधानमंत्री का विकल्प किसी को खोजना चाहती हैं या खुद बनना चाहती हैं, तो सीबीआई, ईडी, आईटी उनके पीछे कुत्ते की तरह छोड़ दिया जाएगा और उन्हें परेशान करेगा। यह धमकी बंदर घुड़की उन्हें दी जा चुकी है, इसलिए वो भी शांत बैठी है। इसी तरह से शरद पवार महाराष्ट्र में और विपक्ष के लगभग सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बौने बन गए हैं, क्योंकि हर नेताओं के पास अकूत दौलत है और उस दौलत को बचाने के लिए कुंडली मार करके बैठ गए हैं उस पर। इसलिए वे विपक्ष की भूमिका भी भूल गए हैं और लोकतंत्र को ढहते हुए, संविधान को तहस नहस करते हुए मूक दर्शक बने हुए हैं।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी ईडी ने बुलाया था और उनसे भी कई दिनों तक पूछताछ चलती रही, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो इसकी धमक पूरे देश में होती और भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर होती। बड़ा पेड़ कोई गिरता है तो ज़्यादा धमाकेदार होता है, ये बात राजीव गांधी ने कभी कही थी। तो इन सब बातों से सीख लेते हुए उन्होंने बड़े पेड़ को सिर्फ बुला करके ही छोड़ दिया, गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के संबंध को फाड़ करके फेंक देते हैं और ईडी के सामने पेश होने से मना कर देते हैं। और वहां पर जो खेला खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सफल नहीं हो पा रही है। कैश भी पकड़ा गया कांग्रेस के विधायकों के पास, जो कैश कलकत्ता से चला था। और इसी तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ईडी को ललकारा है और ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगर गिरफ्तार करती है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में मिल सकता है। इसलिए गणित को अच्छी तरह से जोड़ गांठ करके, जोड़ घटाव कर करके उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो दूसरी तरफ यह भी संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष अगर चाहे तो एकजुट होकर के इनके ईडी, आईटी, सीबीआई के ब्रह्मास्त्र को प्रभावहीन कर सकता है, बशर्ते कि उसमें एकजुटता होनी चाहिए और उसमें दमखम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को घेरने की कुवत होनी चाहिए, तभी वह लोकतंत्र को बचा सकता है, तभी लोकतंत्र बच सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो बातें, जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं, यह गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा सकता है और आपको सच्चाई से अवगत नहीं कर सकता है कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, जितनी भी एजेंसियां हैं, इसका दुरुपयोग किस स्तर पर, कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसके निहितार्थ कौन कौन से राजनीतिक स्वार्थ साधे जा रहे हैं। विपक्ष को तहस नहस किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, चुनी हुई सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई जा रही है। गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि सीबीआई, ईडी, आईटी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं और वह इसका उपयोग अभी भी अपने पक्ष में कर रही है, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।